हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी से अगर आप स्टार्ट करेंगे ना तभी आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो पाएगा। और अभी से अगर आप तैयारी करना चालू हो तभी आप अच्छे से जो मार्क्स हैं वो फैच कर पाएंगे अपनी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। ये सेकंड पार्ट रहेगा आपका जो चैप्टर है फर्स्ट का। ठीक है, मैटर इन सराउंडिंग्स, इसका ये सेकंड पार्ट रहेगा जिसमें हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं एक एक चीज़ को। ठीक है, तो ये कंप्लीट सीरीज़ रहेगी जहाँ पर मैं आपको पूरी की पूरी साइंस की कराऊंगा बुक। ठीक है, नाइन्थ क्लास की CBSE की NCERT। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को चालू करते हैं। बट देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, ठीक है, वैसे तो डेली आएगी साइंस की वीडियो। ठीक है, तो जब भी अपलोड करूं तो आपको जो ना नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। ठीक है, ये चैप्टर जो फर्स्ट है इसका पहला पार्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। वहाँ पर मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया है, हर एक चीज़ समझाई है। जो मैटर होता है वो क्या होता है, यूनिवर्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जो स्टेट्स ऑफ द मैटर हैं, लाइक वेरियस स्टेट्स हमारे पास होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, वी कैन फाइंड द मैटर। हम मैटर को खाली दो तीन ही चीज़ों में देख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। ठीक है, देखिए मैटर बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस है, ये मैटर है, नॉन मैटर है, तो कैसे हम किसी चीज़ को पहचान पाएंगे। तो इसीलिए मैटर को जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे चलकर क्या क्या डिफाइन हो जाएगा, यहाँ पर फिर आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, तो उन्हीं से भी काफ़ी सारे जो मैटर हैं वो बने हुए होते हैं। ठीक है, मैटर क्या होता है वो मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली आपको पिछली जो क्लास है उसमें समझा दिया है। ठीक है, आप एक बार उसे ज़रूर जाकर पढ़िए। अगर आप ये वाली क्लास देख रहे हैं तो वो कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, तो ये एक पूरी की पूरी सीरीज़ रहेगी जहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, सो दैट कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने रिलेटिवली आप उनको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पर आपका जो पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे तो मैं वीकली टेस्ट भी कंडक्ट करूँगा, सो दैट कि आपकी कॉपी भी एवेल्यूएट करी जाएगी। डोंट वरी, मैं सारी चीज़ करवाऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बस आपका कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बस पढ़ना मत छोड़ना कभी भी। आपको अपने घर पर भी पढ़ना, आपकी बुक जो आपके साथ है वो बाइबल है। ठीक है, वहीं से आपका पूरा का पूरा जो पेपर है ना वो उठ कर आएगा 9th क्लास का साइंस का। ठीक है, बाकी कंप्लीट कराने की कोई भी चीज़ है वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ लीजिए, या फिर एक काम कीजिएगा, आप जो है ना इंस्टाग्राम पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनली। अगर आपको नहीं पसंद है कि आप पब्लिकली कमेंट करें तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट भी हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे। ठीक है, इंस्टाग्राम पर इन्फॉर्मेशन ज्ञान 0 के नाम से। ठीक है, उसका जो लिंक है वो नीचे दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए अगर आप इंस्टाग्राम में आप बच्चे हैं, ठीक है, आप बच्चे हैं, अगर आप नहीं चलाते हैं तो यूट्यूब जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया माध्यम प्लेटफॉर्म आज एक अच्छा, जहाँ पर आप अपनी जो क्वेरीज़ हैं वो पब्लिकली पूछिए। देखिए अगर आपने आज अपनी क्वेरी जो है, अपना क्वेश्चन जो है पब्लिकली पूछ लिया, लाइक पब्लिक डोमेन में आकर पूछ लिया, तो आपके यहाँ पर क्वेरी खत्म हो जाएगा। अगर आपने नहीं पूछा ना तो आगे तक वो क्वेरी जो है ना चलती रहेगी और आप उस चीज़ को कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि क्वेरी आपकी कुछ भी ना रहे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मैटर की। मैटर वी हैव ऑलरेडी सीन कि 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब उन्हीं चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर मैटर की बात करें, दैट वी हैव सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये तीनों स्टेट में हमारे पास मैटर पाया जाता है। ठीक है, सॉलिड में जैसे कि आइस, लिक्विड वाटर और गैस वाटर वेपर। ठीक है, मगर हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जब मैटर के इनसाइड क्या होता है, जब वो अपनी जो अवस्था है ना वो सॉलिड से लिक्विड में जाता है, जब लिक्विड से गैस में जाता है, तो इस समय पर होता क्या आखिरकार, ये चीज़ हमें थोड़ा सा जाननी है। ठीक है, चलिए जो पहली चीज़ है जो हम देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि मैटर में जब वो अपनी अवस्था को चेंज करता है तो क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया चल रही होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें हम कि
मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनको क्या होता है, जब वो अपनी अवस्था को चेंज करते हैं, अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को चेंज करते हैं, ठीक है। अब ये चेंज होते कैसे हैं वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करें इफेक्ट क्या होता है, जब देखिए यहाँ पर अब हमने ये चीज़ देख ली कि मैटर जो है ना चेंज होता है, मगर क्या कैसे चेंज होता है, अगर सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो वो कैसे बनेगा, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यहाँ पर टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है। टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। देखिए आपको नहीं पता है बच्चों कि क्या होता है कि जब भी हम क्या गर्मी के मौसम में जब होती है ना, गर्मी का मौसम जब होता है, जब नीचे की हवा होती है, धरती से जो लगी हुई हवा होती है, तो उस समय पर जो उस हवा का जो टेम्परेचर होता है यानी तापमान बहुत ज़्यादा होता है। मगर जब भी हम धरती से ऊपर की तरफ, आसमान में ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो तापमान है वो गिरने लग जाता है, ठंड महसूस हमें होने लग जाती है। तो इसी तरीके से चेंजेस होते हैं। अब वो जो नीचे टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है, धरती के पास जो हवा होती है उसकी जो डेंसिटी होती है यानी घनत्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सॉरी बहुत कम होता है। मगर जैसे हम ऊपर जाते हैं तो घनत्व जो है ना, डेंसिटी इंक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड की जो डेंसिटी है यानी घनत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वैसे ही लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कम है, और गैस की जो डेंसिटी है वो लिक्विड से कम है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर चेंजेस होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रोल आ जाता है किसका, टेम्परेचर का रोल आ जाता है। तभी तो टेम्परेचर यानी तापमान का रोल आ जाता है। अब एक बर्फ़ है मानकर चलिए, इसने आप इसको जो है ना आपने क्या करा कि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में से निकाला और इसको बाहर रख दिया। बाहर आप देखेंगे कि ये जो है ना धीरे धीरे पिघलने लग जाएगी, मेल्ट होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर एक बर्फ़ को सस्टेन करने के लिए चाहिए, तापमान से सस्टेन करने के लिए, उसकी अवस्था में बने रहने के लिए चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा, उससे कम मिल रहा है। तो इसीलिए बर्फ़ का पिघलना चालू हो जाएगा। ऐसे जब बर्फ़ लिक्विड में तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी, तब लिक्विड को जब आप गर्म करेंगे यानी पानी को जब आप गर्म करते हैं ना, तो वो क्या करता है कि जब उसका जो टेम्परेचर है, पानी की अवस्था में बने रहने का जो टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा उसको टेम्परेचर दिया जाता है। तो वहाँ पर वो जो है ना धीरे धीरे वेपोराइज यानी इवेपोरेशन होता रहता है, तापमान यानी भाप हो जाता है, वाष्पीकरण उसका होने लग जाता है, ठीक है। ऐसे ही सारे के सारे चेंजेस होते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में जाकर पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि पहला जो है कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। आपने जो है एक बीकर लिया छोटा सा, ये परखनली बोलते हैं शायद बीकर को, ठीक है। आपने एक बीकर लिया कि छोटा सा कांच का कोई भी बर्तन लिया, उसमें आपने थोड़ा सा ग्लास डाला और यहाँ पर ये थर्मामीटर लगा दिया, ठीक है। जब आप यहाँ पर ये आइस, यहाँ पर नीचे बर्नर है, इसको आप जलाते हैं यानी गैस जलाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आइस जो ना धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाती है। बट यहाँ पर एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, जो टेम्परेचर है ना वो ज्यों का त्यों रहता है। बेशक अब यहाँ से बर्नर, यहाँ से आग जल रही है, नीचे गैस जल रही है, मगर फिर भी जो यहाँ पर ये जो आइस है ना, और यहाँ पर जो भी पानी है आइस के साथ, उसका जो टेम्परेचर है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। वो क्यों? क्योंकि हीट जो है ना, हीट वो जब तक इक्वल अमाउंट, ये पानी के साथ साथ जितने भी आइस हैं, जब तक इन सब का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, यानी सारी की सारी आइस बदलकर, बर्फ़ जो बदलकर पानी नहीं बन जाती, तब तक इसका जो टेम्परेचर है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा, ठीक है। अब वो जो टेम्परेचर है, वो जो हीट यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड कराई जा रही है, गैस जलाकर जो एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं हम इसको, ठीक है, थ्रू दी कंडक्शन। अब इससे क्या होगा कि ये जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं जो अदर आइस पार्टिकल्स हैं जो अभी भी मेल्ट नहीं हुए हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद जब तक सारी चीज़ें एक समान नहीं हो जाती, पानी नहीं बन जाता बिल्कुल ही, ठीक है, तब तक ये एनर्जी, तब तक ये टेम्परेचर जो आप थर्मामीटर में चेक करेंगे ना, तो ये इंक्रीज़ आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। मगर जैसे ही पूरा का पूरा जो बर्फ़ है वो लिक्विड बन जाएगी, तो स्लोली आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? चलिए, तो यहाँ पर यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो सॉइल में सॉलिड यानी बर्फ़ के जितने भी अंदर पार्टिकल, यानी पानी के अंदर, पानी जो है ना ठोस अवस्था में, उसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, अब ये तो आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जो पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी पदार्थ है, अगर बर्फ़ के अंदर कोई पदार्थ है, उसके अंदर यानी H2O जो होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो क्या होते हैं कि रेस्ट में नहीं होते हैं। देखिए मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये रेस्ट में नहीं है, इनको मूवमेंट कर रहे हैं, मगर ये अपनी ही जगह पर मूवमेंट कर रहे हैं, इनको ज़्यादा जगह नहीं मिल रही है सॉलिड अवस्था में, ठीक है। जब ये
ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में। मगर जब ये लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो इनको काफ़ी सारी जगह मिल जाती है, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है यानी एनर्जी जो है वो इसकी पानी की सबसे ज़्यादा है सॉलिड के मुकाबले, यानी ठोस पदार्थ के मुकाबले। अब जब गैस की बात करें तो गैस के अंदर जो एनर्जी पार्टिकल्स वो यहाँ पर काफ़ी फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ज़्यादा है लिक्विड के मुकाबले। ये बात आप ध्यान रखिएगा अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैं अभी रिलेट करने वाला हूँ, ठीक है। लिक्विड तो जो हमने तरल पदार्थ, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब हम पानी का यानी एक बीकर में, एक बर्तन में बर्फ़ को डालते हैं, उसको गैस पर रख देते हैं। गैस पर रखने के बाद हम देखते हैं कि जो गैस है वो तो, आग तो जल रही है मगर बर्तन भी गर्म हो रहा है, मगर जो अभी भी बर्तन के अंदर जो आइस है ना वो बची हुई है, और पानी भी जो है ना थोड़ा थोड़ा हमें दिख रहा है कि पिघल गई है बर्फ़ और पानी बन चुका है, ठीक है। मगर अभी भी पानी का जो टेम्परेचर है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें जो बर्फ़ के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं ना वो अभी भी अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को छोड़ नहीं रहे हैं। तो जब बर्फ़ बिल्कुल ही पिघल कर पानी बन जाएगी ना, तब धीरे धीरे टेम्परेचर जो एनर्जी होगी, जो हम गैस जलाकर उसे एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तापमान के थ्रू, वो क्या करेंगे कि जितने भी पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे ना उनकी काइनेटिक एनर्जी को, यानी उनकी मूव करने की, उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर या फिर वाइब्रेट करने की गति को बढ़ा देंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है, ये बात आपको समझ में। चलिए जब वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, धीरे धीरे जब उनकी वाइब्रेशन तेज हो जाएगी, तब वो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं, जब देखिए ये प्रोसेस जब ही स्टार्ट हो गई थी जब हमने गैस पर एक बर्तन लिया था और उसमें काफ़ी सारी आइस रख दी थी। वो जो पार्टिकल पहले एक जगह पर ही मूव कर रहे थे, एक ही जगह पर स्थान पर खड़े होकर ही मूव कर रहे थे, हिल रहे थे यूँ, लाइक एक है ये एक पोल है, इसको आपने इधर से इधर हिला दिया, मगर इसका जो स्थान है वो यहीं पर रहेगा, ठीक है। बेशक ये मूव कर रहा है, मगर यहाँ पर जब हम पानी को इंक्रीज़ कर देंगे ना, पानी की मतलब एनर्जी प्रोवाइड कराने लग जाएंगे, तो क्या होगा कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी बर्फ़ के मॉलिक्यूल्स, वो आपस में फ्री होने लग जाएंगे, और फिर वो उनको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, उनके बीच में जो है ना स्पेस ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, फिर वो लिक्विड का फॉर्म ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा है कि दिस लीड्स टू पार्टिकल वाइब्रेशन विद ग्रेटर स्पीड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होता है वो कम हो जाएगा, और इससे वो फ्रीली मूव कर पाएंगे। तो इसी तरीके से जो सॉलिड, जो आइस है, वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में? वाटर में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि हमने अभी यहाँ पर देखा, ठीक है। चलें अब आगे, चलिए अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कन्वर्ट होने में, जब वो आइस मेल्ट हुई और मेल्ट होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हुई, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर सारी आइस जो है मेल्ट होती है, फिर एक पर्टिकुलर आइस मेल्ट होती है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आती है, तो उसको बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। कि जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होने लग जाए और लिक्विड फॉर्म की अवस्था ले ले, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर का होता है, यानी 273 केल्विन, एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है ये होता है, ठीक है। लाइक हम उसे अगर फ्रिज के बाहर भी रख देंगे ना निकाल कर, तो वो धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाएगी, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो यही होता है, ठीक है। चलें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो टेम्परेचर उसे चाहिए होता है, यानी एक पॉइंट पर्टिकुलरली जो चाहिए होता है वो होता है 273 केल्विन, ठीक है। चलें आगे, चलो ये है। अब यहाँ पर जब प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट ऑल्सो नोन एज फ्यूजन, ठीक है। इसको फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उसको फ्यूजन भी बोलते हैं, क्योंकि जो सॉलिड के जितने पार्टिकल्स थे वो एक स्थान पर, एक ही जगह पर मूव कर रहे थे, मगर धीरे धीरे उन्होंने फ्रीली मूव करने लगे जब उनको टेम्परेचर यानी एनर्जी प्रोवाइड कराई गई, जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी बीच में, जैसे कि ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, इनके बीच में जो फोर्स, पहले तो ये एक ही जगह पर खड़े हुए थे, मगर फिर जब इनको एनर्जी प्रोवाइड कराई गई तो ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करने लगे, और इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो लूज पड़ गई और ये बाहर जाकर दूसरी जगह पर मूवमेंट करने लगे, ठीक है। तो इससे एक विलय तैयार होता है, दैट इज दी, एक तरीके से तरल पदार्थ तैयार होता है, ठीक है। ये कैसे होता है? इसको बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। इसको फ्यूजन बोला जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। मगर यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि जब सॉलिड मेल्ट हुआ, हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड कराई, ठीक है, मगर वो एनर्जी गई कहाँ? पानी गर्म क्यों नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब एनर्जी हमने यहाँ पर प्रोवाइड कराई, देखिए एक मिनट,
यहाँ पर हमने एनर्जी प्रोवाइड कराई, यहाँ पर आइस हैं, ठीक है। अब कुछ आइस तो मेल्ट हो जाएंगे इसके जितने भी कांटेक्ट में रहेंगे, मगर कुछ आइस जो ऊपर वाली सतह पर आइस हैं वो धीरे धीरे मेल्ट होंगे, क्योंकि एनर्जी जो मिल रही है वो नीचे से नीचे वाली सतह को ज़्यादा मिल रही है, ना कि ऊपर वाली सतह को। जब ऊपर वाली सतह को जो एनर्जी है वो नीचे वाली सतह ट्रांसफ़र करने लग जाएगी ना, तो धीरे धीरे सब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है लेटेंट हीट। ये हमें जब तक पता नहीं चलेगी पूरी की पूरी, हमें जब तक कोई भी एनर्जी दिखाई नहीं देगी, यानी जो तापमान है वो इंक्रीज़ होता हुआ नहीं दिखेगा, जब तक सारी चीज़ें सारी आइस पिघल नहीं जाती है। क्योंकि जो आइस नीचे वाली वो तो पिघल गई मान लो, मगर ऊपर वाली आइस तो अभी रह रही है। तो जो एनर्जी यहाँ से नीचे से प्रोवाइड कराई जा रही है ना, वो ऊपर वाली जो आइस है वहाँ उसको ऑब्जर्व कर रही है, सॉरी एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब यानी सोख रही है। तो जब ये यहाँ पर सोख लेगी सारी एनर्जी को, तो हमें कहाँ से मिलेगी, तो इसीलिए हमें एनर्जी जो ना दिखाई नहीं देती है कि आखिरकार वो एनर्जी गई कहाँ, जब तक सारी चीज़ें इक्वल स्टेटस में नहीं आ जाती, यानी पूरा का पूरा पानी नहीं बन जाता। जब पानी बन जाता है तब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, तब हमें पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। अब ये लेटेंट हीट को क्या बोलते हैं, हिडन हीट भी बोला जाता है, जो हमें पता नहीं लगती है, मगर धीरे धीरे जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तब हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ तो हीट अप हो रहा, तापमान इंक्रीज़ हो रहा है। मगर एक पर्टिकुलर अगर एक कोई सॉलिड है, उसका जो टेम्परेचर है यानी वो जो है ना 600 डिग्री सेल्सियस पर वो जो है ना मेल्ट में बन जाएगा, यानी मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेटस में आ जाएगा। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आने पर उसको क्या बोला जाता है, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। जब एक सॉलिड जो है अपनी अवस्था को चेंज कर लिक्विड में चेंज होता है ना, 1 किलो जो सॉलिड होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो अपनी अवस्था को चेंज कर मेल्ट होना चालू करता है, तो उसको बोलते हैं द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। चाहे कोई सा भी सॉलिड हो फिर वो, ठीक है, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चले आगे चलते हैं। अब जब यहाँ पर हम सप्लाई करते हैं एनर्जी वाटर को, तो पार्टिकल जो है वो स्टार्ट करने लगे इवन फास्टर, और उनके बीच का जो देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड स्टेट। देखिए थोड़ा सा अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर हमने देखा लिक्विड स्टेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब पार्टिकल जो है ना, पहले तो सॉलिड में मूव ही नहीं कर पा रहे थे जब यहाँ पर आइस थी, ठीक है। जब ये लिक्विड में आए तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करने लगे। जब हम इसको और ज़्यादा हीट प्रोवाइड कराएंगे, एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, तो क्या होगा, तो जो पानी के पार्टिकल है ना, वो उनको और ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी और वो ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करने लगेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अपनी जगह से दूसरी जगह पर भी, स्थान पर भी वाइब्रेट करने लग जाएंगे। जब इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराई जाएगी, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि इनकी जो वाइब्रेशन की क्षमता है ना वो इतनी ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तब उस समय पर क्या होगा, तो पानी के जो जितनी पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम आकर्षण बल कहते हैं, तो उसको क्या होगा, वो बहुत वीक हो जाएगा। अब पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी स्टेट को छोड़कर दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज़ दी गैसेस स्टेट, ठीक है। अब जब ये गैसेस स्टेट में, मतलब उससे पहले जो है ना एक स्टेट पर पहुंचेंगे, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, जहां पर पानी जो है ना टेम्परेचर ज़्यादा मिलने पर, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, लाइक एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री है। अब इसके बाद जितना भी इंक्रीज़ होने पर जो वाटर है, लाइक वाटर को अब लिक्विड को क्या होगा कि बॉयल होने के लिए 2 डिग्री टेम्परेचर की और ज़रूरत पड़ी, तो 34 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो जो है बॉयल होने लग जाए। मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि जो पानी को टेम्परेचर, यानी पानी को बॉयल होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 370 डिग्री केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, ठीक है। तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान उसे चाहिए बॉयल होने के लिए, ठीक है। अब पानी जब अपनी लिक्विड अवस्था में बॉयल होने लग जाता है ना, जहाँ पर वो बॉयल होने लग जाता है, उसमें उबाल आने लग जाता है, लाइक दिस, जब वो बॉयल होने लग जाता है तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब वो कितना चाहिए होता है पानी को, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हर मैटर का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। वहाँ पर मेटल, यानी अगर हम मेटल की बात करें, आयरन की बात करें, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पानी से कई गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना आगे, तो उसमें आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि
बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो गैसियस स्टेट में पहुंचता है, अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जो टेम्परेचर है ना वही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए और लिक्विड को गैस में बदलने के लिए। तो टेम्परेचर ही डिटरमाइन करता है कि एक पर्टिकुलर मैटर की जो अवस्था है वो कैसी रहनी है, ठीक है। अब अगर आप ये कहो कि जो सर कि एक पर्टिकुलर मैटर है वो कैसे बॉईल होगा, देखिए सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब आपने देखा होगा कि आयरन जो है, आयरन को आप लोकली किसी भी एक बर्तन में गर्म नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ अलग एक सब्सटेंस होता है जिसमें वो गर्म होता है, उसके बाद वो पिघलता है, ठीक है। कांच भी पिघलता है जिसे हम गिलास या क्वार्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। तो वो सबके जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो अलग अलग हैं, फिर उनको उनकी शेप में लेकर आया जाता है। लाइक गोल्ड है, उसका भी एक बॉइलिंग पॉइंट है पर्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद वो बॉईल होने के बाद वो गैसेस फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है, वो बॉईल होता है, गर्म हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। फिर उसके बाद उसको मेल्ट करने के बाद क्या होता है, उसको सॉलिड फॉर्म में लेकर आया, उसको शेप दी जाती है, ठीक है। तभी तो आभूषण बनते हैं, यानी ऑर्नामेंट्स वो बनते हैं, ठीक है। चलें आगे, चलो देखिए बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, ठीक है। यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट से गैसेस स्टेट चालू हो जाती है, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट से गैसेस स्टेट चालू हो जाती है, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि आपकी अगर मम्मी जी हैं घर पर, अगर आपने देखा होगा अपनी मम्मी जी को पानी उबाला, उन्होंने पानी उबालने के बाद क्या हुआ, पानी उन्होंने गैस पर रख दिया, थोड़ी देर बाद, पहले तो वो ठंडा ही रहता है थोड़े समय तक, ठीक है, मगर उसके बाद वो गैस पर जो पानी है ना उसमें धीरे धीरे उबाल आने लग जाता है, और फिर हम देखते हैं कि पानी जो है ना ऊपर उड़ रहा है, उसके आसपास आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े जो वेपराइज यानी वाटर वेपर आपको दिखेगी। तो वाटर वेपर यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप अगर उसके ऊपर कोई परात या फिर कोई थाली वगैरह रख देंगे, कोई भी यूटेंसिल आप वहाँ पर रख सकते हैं, उसको लिड उसके ऊपर रख सकते हैं, ढक देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे वहाँ पर जो है ना काफ़ी सारा जो पानी है ना वो इकट्ठा हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब पानी बॉयल हो रहा है ना तो उसके बाद वो अपनी स्टेट चेंज करने के बाद गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाला एक और पॉइंट है जो आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, लेटेंट हीट क्या है, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑल्सो नोन एज हिडन हीट, आपसे हिडन हीट पूछ लेंगे क्या है, तो यहाँ पर आपको हिडन हीट ही लेटेंट हीट है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है, ये क्या है। तो यहाँ पर मैंने बता रखा है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर 1 किलो हम कोई भी सॉलिड लेते हैं, उसको मेल्ट होने में या फिर सॉलिड से लिक्विड बनने में कितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको बोलते हैं, उस मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। चलें आगे, लेटेंट हीट हिडन हीट होती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हम देख रहे थे थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर एट सी लेवल 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट फीट ये चीज़ छोड़ दीजिए, ये आपके काम की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एट बॉइलिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज सेम एज द वेपर प्रेशर ऑफ एयर, यानी बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो इसके ऊपर की जो हवा होती है वो सेम ही होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जभी तो वो एटमॉस्फेयर में सस्टेन कर पाता है वेपर बनने के बाद पानी, ठीक है, गैस बनने के बाद। अब यहाँ पर देखिए कैल्विन जो है एक ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की, ठीक है, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर ये 273 कैल्विन होता है। जब भी हम इंक्रीज़ करते हैं, अगर हम मानकर चलिए ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो 273 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो टेम्परेचर है बाहर जो है, लाइक समर का जो टेम्परेचर होता है नॉर्दर्न इंडिया में वो कितना होता है, 45 पहुंच जाता है, तो इसमें 45 और आपको ऐड करना पड़ेगा 273 में। तो जो कैल्विन में अगर आपको टेम्परेचर निकालना है ना तो 273 में जितना भी बाहर का टेम्परेचर है उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। या फिर आपको अगर टेम्परेचर माइनस वाले स्टेट में, लाइक साइबेरियन जैसे स्टेट में आपको निकालना है जहाँ पर बर्फ़बारी हो रही हो, तो वहाँ पर 273 में से जो टेम्परेचर उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, प्लस करने की जगह माइनस कर दीजिए तो कैल्विन में आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर कुछ ऐसे मैटर भी होते हैं, वो कौन से मैटर होते हैं, कुछ ऐसे मैटर जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। लाइक एक मैटर को अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी पानी को अगर गैस में कन्वर्ट होना है तो उसको लिक्विड में आना ज़रूरी होता है, ठीक है, और फिर डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कैम्फर। अगर हम कैम्फर की बात करें, कैम्फर क्या होता है,
कपूर, आपने नाम सुना होगा, जब आपकी मम्मी जी या फिर पापा जी पूजा वगैरह करते हैं, जोत वगैरह जलाते हैं, तो वहाँ पर कपूर का यूज़ होता है ताकि जो पूजा है वो आसानी से की जा सके, ठीक है। उसमें कुछ सामग्री वगैरह भी डाली जा सके। जब आपने देखा होगा, अगर आपके घर में हवन हुआ है तो वहाँ पर भी कपूर का यूज़ होता है, जो पंडित जी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही होता है कैम्फर। अब इसमें हमने एक चाइनीज़ डिश यानी कटोरी टाइप होती है, उसमें हमने जो ये फनल है, ये कुप्पी है, इसको क्या कर दिया हमने इसको उल्टा कर रख दिया, ठीक है। उल्टा कर इन्वर्टेड फनल हमने इसको उल्टा करके रख दिया, और हमने नीचे से आग लगा दी। नीचे से आग लगाने के बाद हम देखेंगे कि जो इसमें नहीं, ये कपूर है ना, ये वाला, और इसके ऊपर यहाँ पर ये रख दिया हमने कॉटन रख दिया। हम ये देखेंगे कि ऊपर जो है ना सीधा ये कपूर सॉलिड से गैसेस स्टेट में हमें उड़ता हुआ दिखाई देगा कि हाँ ये सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके भी काफ़ी सारे ऐसे और भी जो मैटर हैं वो पाए जाते हैं जो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। देखिए, आपको जो ना एग्जाम्पल्स जो देने हैं अपनी किताब के ही देने हैं, ठीक है। टीचर एकदम खुश हो जाएगा, ठीक है। टीचर जो खुश हो जाएगा तो आपको मार्क्स भी अच्छे देगा। जब सॉलिड से डायरेक्टली जो स्टेट बदलती है गैस में, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन बोलते हैं। और जब गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्जन होता है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन। अब ये गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्जन किसका होता है? देखिए, वाटर वेपर जो होते हैं वो ऊपर जाकर कंडेंस होती हैं, कुछ तो कंडेंस हो जाती हैं, और कुछ जो है ना क्रिस्टल फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है, सीधी कंडेंस नहीं होती हैं। अगर आप किसी साइबेरिया जहाँ पर बर्फ़ पड़ रही हो, आपने गर्म पानी लेकर आए, लिक्विड फॉर्म में ना, ठीक है, मगर आप अगर उसे वेपराइज करेंगे वहाँ पर, अगर आप उसे बाहर फेंकेंगे तो वो सीधा का सीधा डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप पानी को लेकर आएंगे तो वो जम जाएगा, ऐसे ही फॉर्म चेंज होती हैं, ठीक है। अब आपको जो दूसरा एग्जांपल है इसका डिपोजिशन का, वो ये है कि जब ऊपर बादल में वेपर जाते हैं, वो वेपर डायरेक्टली क्रिस्टल का फॉर्म लेते हैं, जो हेलस्टॉर्म आते हैं या फिर स्नो पड़ती है या फिर कुछ और होते हैं, ठीक है। हेलस्टॉर्म, स्नो या फिर ओले जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब सब्लिमेशन में तो आप जो है ना कैम्फर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि क्या प्रेशर जो है वो अफेक्ट करता है किसी भी चीज़ को, किसी एक मैटर को। अब आपने एक स्पंज यानी कोई कपड़ा लिया, उसको दबा दिया, छोटा सा कपड़ा उसको दबा दिया फोल्ड कर, तो उसके जितने भी पार्टिकल्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, वो एक जगह आकर इकट्ठे हो गए ना। मतलब आपने अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, वो ये है कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो एलपीजी है या फिर सीएनजी है, वो गैसेस के फॉर्म में रहती हैं, मगर उनको जब सिलेंडर्स में भरा जाता है ना, तो वो लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है। अब रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वो गैसेस फॉर्म में आ जाती हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, वो गैसेस फॉर्म में आ जाती हैं। इसलिए हम उनका यूज़ कर पाते हैं खाना बनाने के लिए, या फिर एज अ फ्यूल हम यूज़ कर पाते हैं सीएनजी को, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम उन्हें सिलेंडर में किसी में फिल करते हैं ना, तो वो लिक्विड फॉर्म में हम फिल करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी देखा है कि सिलेंडर में जो गैस फिल होती है वो लिक्विड फॉर्म में फिल होती है, एक बार आप जो है ना वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पर, ठीक है, तो वहाँ से आपको ईजिली जो है एक आइडिया मिल जाएगा। तो वो लिक्विड फॉर्म में स्टोर की जाती हैं, उनके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है जिस पे वो लिक्विड फॉर्म में रह सकें। वेराज अगर वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे अगर आप रखोगे, उन्हें खुला रखोगे, ठीक है, तो वो सीधा गैस बन जाएंगे। मगर हम जब भी एक मैटर को काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर देते हैं, उसके जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक कपड़ा, जो मैंने अभी आपको बताया, कपड़े को जब आप प्रेस करोगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्लोज आ जाएंगे। तो ऐसे ही प्रेशर कहीं ना कहीं जो है वो मैटर करता है किसी चीज़ को, किसी एक पर्टिकुलर सॉलिड को गैस में बदलने के लिए, लिक्विड को गैस में बदलने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सिलेंडर वाला एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ये बात आपको समझ में चलिए। जब भी हम अप्लाई करते हैं प्रेशर वाइल रिड्यूसिंग टेम्परेचर, तो जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं, फिर हम उनको ईजिली जो है स्टोर कर सकते हैं सिलेंडर वगैरह में। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपको तो पता है कि वो गैसेस फॉर्म में, मगर फिर भी वो लिक्विड में पाई जाती है, यानी समुद्र में पाई जाती है। क्यों? ताकि वो जो है वो जो पेड़ पौधे हैं उनके द्वारा उनको एब्जॉर्ब करा जा सके, क्योंकि पेड़ पौधे समुद्र में भी तो पाए जाते हैं, तो वहाँ पर उनको द्वारा उसको एब्जॉर्ब करा जाता है, फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ठीक है, खाना बनाया जाता है। अब ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम सॉलिड फॉर्म में देखते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में ये हाई प्रेशर में रखी जाती है, ठीक है, हाई प्रेशर इस पर अप्लाई करा जाता है, तब इसको सॉलिड फॉर्म में लेकर आया जाता है, ठीक है।
मगर जब भी हम इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो प्रेशर है, वो 1 एटमॉस्फेयर पर लेकर आ जाते हैं, यानी समुद्र के लेवल पर, यानी एटमॉस्फेयर बाहर वातावरण में रख देते हैं, तो इसका जो फॉर्म है वो सॉलिड से सीधा का सीधा गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाती है। मगर कभी कभी हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब इसको रखा जाता है तो एक ड्राई आइस की तरह ये काम करती है। आप एक बार देखिएगा, ठीक है, कहाँ पर, यूट्यूब पर देखिएगा ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस होती है, ठीक है। अब दिस इज कि जो टेम्परेचर है वही डिसाइड करता है किसी एक पर्टिकुलर मैटर की स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग यही डिसाइड करता है, ठीक है। पास्कल जो है वो प्रेशर की यूनिट है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होती है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, 1 एटमॉस्फेयर की जो यूनिट है, यानी एक जो मात्रा है, मेजरमेंट क्या है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड बन सकता है, लिक्विड गैस बन सकता है, गैस सॉलिड बन सकती है, ठीक है। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी। गैस से सीधा सॉलिड में कैसे होता है, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चले आगे, चलिए अब देखिए हमारे पास एक और टॉपिक आता है, दैट इज द इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से हमें क्या समझ में आता है कि पानी जो है ना कहीं हवा में गैस बनकर उड़ रहा है, ठीक है। जब भी हम समुद्र आपने देखा है, समुद्र, उसमें सीधा सीधा वाष्पीकरण होता है, वो लिक्विड फॉर्म, धूप ऊपर से पड़ रही है, यहाँ पर जब टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट तक पहुँच जाता है तो यहाँ पर फिर जो है पानी बॉयल नहीं होता, मगर ऊपर की सतह तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। जब ऊपर की सतह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो ये अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को छोड़कर दूसरी स्टेट ऑफ बीइंग अपना लेती है, तो वो गैसेस फॉर्म में आ जाती है और वेपर बन जाती है, वाटर वेपर। तो ऐसे ही हमें जो है ना वेपराइजेशन देखने के लिए मिलता है, इवेपोरेशन। अब ये सारी चीज़ें आपने कहीं और भी ऑब्जर्व करी होंगी, जैसे कि जब भी आपने देखा होगा आपकी जो मम्मी जी हैं वो ऊपर धूप में कपड़े सुखाती हैं, तो उसके बाद आपने देखा होगा जब भी उन पर कपड़ों पर धूप पड़ती है तो वो जो है ना कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है। अब हम किसी भी चीज़ को, पानी को अगर हम ले लें, एक बर्तन में ले लें, खुले से बर्तन में जिसका एरिया ज़्यादा है, जो बहुत बड़ा मुहाना है उसका, ठीक है, मुंह जिसका बहुत बड़ा है, और उसमें हमने पानी रख दिया और उसको धूप में यूं ही छोड़ दिया, तो उसमें आप देखेंगे कुछ दिन बाद कि पानी जो है ना पूरा का पूरा सूख जाएगा। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है। इसी को हम इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में? चलिए अब देखिए, जो चीज़ मैंने पहले बताई थी वो मैंने आपको यहाँ पर भी लिख रखी है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहते, हमेशा वो वाइब्रेट करते रहते हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। सॉलिड में हो तो सॉलिड में देखिए उनको ज़्यादा स्पेस वाइब्रेट करने के लिए नहीं मिलता है, बट हाँ वाइब्रेशन होती है। लिक्विड में भी वाइब्रेट करते रहते हैं और गैसेस फॉर्म में उनको एकदम छूट मिल जाती है और वो कहीं भी जाकर घूम सकते हैं। जैसे कि आप बच्चे बहुत खेलते होंगे, मुझे पता है, ठीक है। जब आप खेलते हैं तो आपकी मम्मी जी कहती हैं घर में आ जाओ, ठीक है, घर में आ जाओ और पढ़ लो थोड़ी देर, मगर नहीं, ठीक है, पढ़ना थोड़ी ना है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, वो कभी भी शांत नहीं बैठते हैं। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे कभी भी शांत नहीं बैठेंगे, सो गए तो शांत हैं, ठीक है। आप लोग की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड क्या है, लिक्विड में पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिकल जो है आपस में फ्रिक्शन भी करते हैं, एक दूसरे से टकराते भी हैं, ठीक है, एक दूसरे से टकराते भी हैं। जब यहाँ पर देखिए, मानकर चलिए एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, आपने मानकर चलिए ये एक बड़ा सा क्लॉथ है, ये क्लॉथ है या किसी की टी शर्ट मैं बना देता हूँ, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। मानकर चलिए टी शर्ट है किसी की, ऐसी नहीं, ये टी शर्ट है किसी की, ठीक है। अब ये टी शर्ट जो है जब यहाँ पर इसके धूप लगेगी, यहाँ पर इसके धूप लगेगी तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के जो इतने पार्टिकल्स हैं वो गर्म हो जाएंगे। गर्म होने के बाद वो एक अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को छोड़कर क्या हो जाएंगे, फिर वो वेपराइज हो जाएंगे, ठीक है। मगर पीछे तो धूप लगी नहीं रही है, तो वहाँ पर जो है कन्वेक्शन प्रोसेस चलेगी, यहाँ की जो एनर्जी है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र होगी। कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों प्रोसेस चलेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे वाले पार्टिकल जब नहीं होंगे, मगर धीरे धीरे जो धूप है वो तेज़ हो जाती है, ये वाले तो उड़ गए, मगर यहाँ पर तो अब पानी रहा ही नहीं है, तो यहाँ की जो एनर्जी है वो पीछे की साइड जाएगी, ठीक है। जब पीछे की साइड जाएगी तो पूरा का पूरा कपड़ा जो है वो सूख जाता है। तो ऐसे ही एनर्जी ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। इवेपोरेशन, इसी को जब पूरे के पूरे पार्टिकल जो हैं वो अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को छोड़कर गैसेस फॉर्म में बदलते हैं तो वो वेपराइज होते हैं। इवेपोरेशन वहाँ पर हो रही होती है और उनके बीच का जो बॉन्ड है, जब
आपको तो पता ही है, जब टेम्परेचर कहीं पर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो जो पार्टिकल्स लिक्विड के हैं उनके बीच का जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता चला जाएगा, बहुत लूज़ हो जाएगा और वो एक साथ जो है मतलब फ्रीली एक इधर उधर से कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वो मूव करेंगे इधर से उधर तो वो वेपराइज हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात, इतना ध्यान रखिए। ये कब कब होता है? काइनेटिक एनर्जी के कारण। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उनकी, जब उनके सरफेस पर कोई वो मान कर चलिए धूप है, ये बाल्टी है और इसमें पानी है, तो यहाँ पर धूप पड़ रही है तो यहाँ पर जो ऊपर वाले पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और एक समय बाद वो वेपर राइज हो जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मैटर करती हैं वेपराइज होने में। पहला कौन सा कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया लाइक ये छोटा सा बर्तन है, ये छोटा सा बर्तन है, ठीक है, मगर यहाँ पर इसमें इतना पानी है, अब इसमें वेपराइज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मगर इसी पानी को अगर हमने इतने बड़े बर्तन में रख दिया तो यहाँ पर पूरे का पूरा यहाँ फैल जाएगा। अब इसको एरिया जो है काफ़ी बड़ा है, इसके मुकाबले काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पानी जल्दी इवेपोरेट होगा या फिर यहाँ होगा? ऑब्वियसली यहाँ होगा, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया क्या बोलते हैं? इसका मुहाना, उसका मुहाना जो सूर्य की तरफ मुंह कर कर है। ठीक है, जो सूर्य की तरफ मुंह है, ठीक है, जिसका। ठीक है, अब यहाँ पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, चाहे फिर वो आप गैस पर रख कर करें या फिर सूरज की रोशनी में हो, ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी सांद्रता, पानी की मात्रा, अगर आपने देखा होगा बारिश से आने से पहले जो है ना हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है, वो नमी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर कपड़े सूखेंगे नहीं। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी इवेपोरेशन को। ठीक है, अगर हवा तेज़ी से चल रही है तो कहीं ना कहीं जो पार्टिकल हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, एक दूसरे से टकराएंगे तो वहाँ पर भी एनर्जी रिलीज़ होगी और वहाँ पर पार्टिकल्स मूव करने लग जाएंगे। वहाँ पर जो है ना जो हवा है वो अपने साथ उनको वेपराइज कर या फिर वाटर की जितनी भी पार्टिकल्स हैं वो अपने साथ ले जाएगी और कहीं और ले जाकर वो कंडेंस करवा देगी। ठीक है, इतना ध्यान रखिए कि जो विंड स्पीड है, जब हवा चलती है तो वो अपने साथ जितना भी पानी होता है ना, कपड़ों में सूख रहा होता है, जहाँ पर भी होता है, अगर देखिए मानकर चलिए बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये मानकर चलिए समुद्र है। ठीक है, यहाँ पर धूप पड़ रही है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर जब धूप पड़ रही है तो यहाँ पर धूप पड़ रही है, यहाँ पर जो है ना वेपराइजेशन हो रहा है, ये वेपराइजेशन, यहाँ से हवा आई और ये जो वाटर की ड्रॉपलेट है, वाटर की जो क्वांटिटी नहीं, वाटर है जो गैसेस फॉर्म में है, उसको अपने साथ ले जाकर दूसरी जगह पर ले जाएगी और यहाँ पर प्रीवेल कर जाएगी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। ठीक है, ये बात आपको समझ चलिए। अब यहाँ पर अगर कभी कभी क्या होता है कि हाँ धूप नहीं निकल रही होती मगर फिर भी कपड़े सूख रहे हैं और जो हवा है वो चल रही है। जब हवा इस कपड़े से टकराएगी तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वाटर वेपर्स है ना वो पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे, जो भी वाटर वेपर बाहर गिरेगा हवा उसको अपने साथ ले जाकर दूसरी जगह ले जाएगी। ठीक है, इसलिए इसमें पानी कमी धीरे धीरे कम होती चली जाती है और ये कपड़ा सूख जाता है। ठीक है, समझ में आपको बात? अगर कोई भी परेशानी हो नीचे आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब ये इवेपोरेशन होने के साथ साथ हमको ठंडा क्यों महसूस होता है? देखिए, जब भी एक पर्टिकुलर जगह पर इवेपोरेशन होता है, अगर यहाँ से इस पार्टिकल को इवेपोरेट करना है, ये अपनी एनर्जी जो ना सराउंडिंग एरिया से लेगा। जब ये एनर्जी इससे लेता है ना, और ये पार्टिकल काफ़ी सारे होते हैं और यहाँ पर ये जब ये मूव करते हैं ना, इवेपोरेट होते हैं, तो यहाँ पर ये जब एनर्जी लेते हैं अपनी एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए, तो तब हमें ठंडा महसूस होता है। जैसे कि अगर आपने एसीटोन लिया होगा हाथ में, यानी मैं अगर थिनर की बात करूं, थिनर जो होता है, तो अगर आपने हाथ पे लिया है तो वो जो है ना जब वो इवेपोरेट होता है आपको ठंडा महसूस होता है। जब आपका पसीना, जब आप वहाँ पर आते हैं, पंखे की हवा में आते हैं, तो वहाँ पर जो आपका पसीना इवेपोरेट होता है तब हमें ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जब वाटर वेपर होती हैं, जब वो वेपराइज होती हैं या फिर अपना स्थान छोड़ती हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो सराउंडिंग एरिया से अपनी एनर्जी को गेन करती हैं, लाइक बॉडी से एनर्जी को गेन करनी है दूसरी जगह से, तो जो वो एनर्जी का ट्रांसफरमेंट होता है ना, तब हमें ठंडा महसूस होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आज मैंने कंप्लीट करा दिया है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर पूछ लीजिए आप। ठीक है, अब इंस्टाग्राम तो नहीं चलाते हैं मुझे पता है, ठीक है, आप टेलीग्राम भी नहीं चलाते होंगे, फेसबुक पर नहीं चलाते होंगे, नहीं चलाओ तो ही ठीक है। ठीक है, आप इसलिए
फिर भी अगर कोई बच्चा चलाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं और फेसबुक पर भी, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर से जवाब दूंगा, ठीक है। लेट हो सकता है मगर हाँ दूंगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, सो दैट कि उनको भी थोड़ा सा लाभ मिल सके। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, फिर मिलेंगे आप लोग और हम लोग, ठीक है, अगली वीडियो में एक और मस्त चैप्टर के साथ, ठीक है। बहुत आसानी से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए जय हिंद।